हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज ये जो सेट जो होने वाला है आपको बीपीएससी और एस्टेट के दृष्टिकोण से। एस्टेट के आपको दोस्तों पेपर 1 हो या 2 हो, इसके दृष्टिकोण से आपको यहाँ से जो है दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और बिल्कुल ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं टीजीटी संगीत का जो प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते थे वो संगीत शिक्षक के लिए। तो दोस्तों संगीत का जो, अब जैसा कि मैंने एक बताया था आपको कि संगीत का एक दायरा होता है और इसी दायरे में से आपको कुछ प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछ दिए जाएंगे और कोई प्रश्न आपके स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 में पूछ दिए जाएंगे। तो हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे, जितने भी प्रश्न जो हमारे सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि भातखंडे स्वरलिपि का सम का चिन्ह क्या है। तो सम का चिन्ह क्या हो जाएगा भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, भातखंडे जी के अनुसार जो होता है वो सम का चिन्ह x होता है, ठीक है। और खाली का जो चिन्ह होता है वो आपका शून्य होता है, ठीक है। ये भातखंडे जी के अनुसार होता है। और दोस्तों एक चीज था कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में अगर बात करें तो वो सम को वो कैसे दर्शाते थे, सम को संख्या से दर्शाते थे और खाली को वो प्लस से दर्शाते थे, ठीक है। खाली को प्लस से दर्शाते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी में पंचम किस नाम से पहचाना जाता है। तो राग बागेश्वरी में जो है वो आपका पंचम स्वर जो है वो आपका क्या होता है, विवादी स्वर के नाम से जाना जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, वो नहीं लगते हैं और वे विवादी स्वर होते हैं, ठीक है। इसके आरोह में जो होता है दोस्तों कि पंचम जो होता है वो आपके वर्ज होता है, किसमें, राग बागेश्वरी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि औडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। तो औडव संपूर्ण जाति का राग आपको आसावरी दिख रहा है, ठीक है। कौन सा राग है, आसावरी। औडव संपूर्ण जाति का राग है आसावरी, ठीक है। आसावरी जो है आपका औडव संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव का जो गायन समय दोस्तों वो बताया जाता है आपके सुबह में है, यानी प्रातः काल में है, ठीक है। प्रातः काल में इसका गायन समय होता है, राग भैरव, भैरव और भैरवी दोनों का, ठीक है। तो आपके भैरव में जो होते हैं दोस्तों रे और ध जो है आपके वो कोमल लगते हैं, ठीक है। तो यह सब एक्स्ट्रा जो है आपको याद रखना है। निम्न स्वर समुदाय किस राग में नहीं है। कौन सा, ग म रे सा, ये किस राग में नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये आपके किस में नहीं है, ये आपके भैरव में नहीं है, ठीक है। भैरव में ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले, यानी पहले किसका जन्म हुआ। तो पहले दोस्तों जो बड़ा भाई होगा तो बड़ा भाई का ही जन्म होगा ना। तो पहले बड़ा भाई है तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ, यानी पहले किसका, तो आपके बड़ा ख्याल का जन्म हुआ। सबसे पहले बड़ा ख्याल का जन्म हुआ, उसके बाद ही छोटा ख्याल का जन्म हुआ। बड़ा ख्याल के आविष्कारक किनको माना जाता है, तो सुल्तान हुसैन सरकी साहब को माना जाता है। और छोटा ख्याल का तो ये आपके हो गए अमीर खुसरो, ठीक है। ख्याल जो है वो क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी। दोस्तों ख्याल क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। तो ये जो है आपको बता दिए और ये बिल्कुल याद भी रखना है। इसका सही जवाब क्या होगा, पहले कौन, तो बड़ा ख्याल, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ख्याल भारतीय संगीत का एक रूप है, वस्तुतः यह ध्रुपद का ही एक भेद है, ठीक है। किसका, ध्रुपद का ही एक भेद है। अंतर केवल इतना है कि ध्रुपद विशुद्ध भारतीय है, यानी कि ध्रुपद जो है वो विशुद्ध भारतीय है और ख्याल में भारतीय और फारसी संगीत जो है वो आपका मिश्रित है, ठीक है। ध्रुपद के आविष्कारक राजा मानसिंह तोमर। ताल दीपचंदी प्रायः किस में बजाई जाती है। तो ताल दीपचंदी जो है प्रायः किसके साथ होती है, तो दीपचंदी ताल जो है आपकी जो है 14 मात्रा की ताल है, जो कि ठुमरी के साथ बजाई जाती है। दीपचंदी ताल कितनी, 14 मात्रा की, और इसको जो है ठुमरी के साथ बजाया जाता है। ठुमरी के लिए इधर जो जाना जाता है आपका लखनऊ घराना जो है वो आपका लखनऊ, ये सॉरी बनारस, बनारस जो है वो आपका ठुमरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे है टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन ताल। तो टप्पा जो है वो पंजाबी है। आपके टप्पा में कितने मात्रा होते हैं, टप्पा में 16 मात्रा होता है टप्पा ताल में। और यह पंजाबी जो है आपका ताल होता है और इसमें पंजाबी भाषा के ही बोल होते हैं। तो टप्पा गायकी के साथ प्रायः
पंजाबी ताल ही बजती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भातखंडे विश्वविद्यालय जो है वो आपके स्थित है कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। भातखंडे विश्वविद्यालय जो है महाविश्वविद्यालय वो आपके लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1926 ईस्वी में हुई थी। कब? भातखंडे विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। और कब हुई थी? ये सॉरी कहाँ हुई थी? तो आपके लखनऊ में भातखंडे जी के द्वारा। भातखंडे जी पेशे से क्या थे? तो भातखंडे जी जो थे वो पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है। क्या थे? पेशे से वकील थे। तो ये सब भूलना नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि चर्च करनी आप लोगों से जरूरी होता है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? तो देखिए वंदे मातरम हमारे देश का है ना, हमारे देश का वंदे मातरम है, तो हमारे देश का है तो देश राग में गाया जाता है। ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। और इसका थाट जो है आपका वो आपका कौन सा हो जाएगा? खमाज और जाति औडव संपूर्ण। थाट कौन सा? राग देश जो है आपके खमाज थाट का राग है। और उसके बाद फिर इसकी जाति की बात करें तो जाति जो है औडव संपूर्ण जाति का है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विष्णु दिगंबर के। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म जो दोस्तों वो हुआ था बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में श्री गौरीशंकर ठाकुर के यहाँ। और इनकी जन्म से ही मधुर आवाज ईश्वरीय थी। और ओमकार नाथ ठाकुर जो थे वो आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु थे। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे, मैं बता चुका हूं आप लोग को कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। चलिए फटाक फटाक आप लोग कमेंट कीजिए कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। ठीक है। यह आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं इसका सही सही। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट किसके शिष्य थे? बलवंत राय भट्ट जो है वो किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बलवंत राय भट्ट जो थे वो आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर के ही शिष्य थे। ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के ही शिष्य थे। इन्हें भावरंग के रूप में भी जाना जाता था। किनको? बलवंत राय भट्ट को भावरंग। वे विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा 13 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि दोस्तों बहुत सारे जो जो रेगुलर जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है वो आपसे छूटे नहीं और वो जो है आपके पास पहुंचता रहे और आपका स्टडी और तैयारी जो है बहुत अच्छे से होती रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित विनायक राव पटवर्धन। राग विज्ञान का लेखक जो है वो पंडित विनायक राव पटवर्धन है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? पंडित विनायक राव पटवर्धन। तो इसमें जो है 22 जुलाई 1898 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 22 जुलाई पटवर्धन का जन्म 1898 में 1898 में हुआ था। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विनायक राव पटवर्धन के बारे में तो देख लिए, राग विज्ञान लिखे। कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? तो मुख्य तालों की संख्या जो होती है वो आपके कर्नाटक पद्धति में कितने ताल होते हैं? 7 ताल होते हैं। ठीक है। और ताल को जो है दोस्तों वो संगीत का प्राण कहा जाता है। संगीत के प्राण किसे कहा जाता है? तो ताल को। ताल जो है मुख्य कितने हुए? 7। सारे ग रे ग सा रे ग रे सा किस राग का अंश है? सारे ग रे ग रे सा किस राग का अंश है? तो बताना है। अगर आप राग पढ़े होंगे, राग की अगर जानकारी होगी तो फटाक से आप बता दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तोड़ी। ठीक है। तोड़ी अपने थाट का ही राग है, इसको जो है आश्रय राग कहा जाता है। और तोड़ी जो है आपका संपूर्ण जाति का राग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो सियाराम तो याद रखना है, सियाराम तिवारी जो थे आपके ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि वैशाली में हुआ था, जो तत्कालीन मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और सियाराम तिवारी का संबंध ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये बिहार से है और इनसे जो है प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगला प्रश्न है भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? अभी मैंने बताया ऊपर में कि पंडित बलवंत राय भट्ट के साथ जुड़ा हुआ है। भावरंग लहरी पंडित बलवंत राय भट्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ऊपर वाले प्रश्न में अभी ही करवाए हैं। ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मजा आ रहा हो तो
चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो प्रणव भारती जैसा कि बहुत सारे जिनके हम पुस्तकों के बारे में चर्च करते ही रहते हैं बीच बीच में, तो आप लोग अगर सुने होंगे, अगर देखे होंगे वीडियो को, तो बता देंगे भी इनके लेखक कौन थे। तो ओमकारनाथ ठाकुर। प्रणव भारती के लेखक कौन है? ओमकारनाथ ठाकुर। इनके गुरु का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और उनके गुरु का नाम क्या है? इचल करंजीकर, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सबों का संबंध जो है आपको, वो आपके ग्वालियर घराने से माना जाता है। कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है? श्रुतियों की संख्या कुल 22 होती है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, श्रुतियों की संख्या कुल कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न क्या कहने वाला है? 20 नंबर का, सा और रे को कितनी श्रुतियों का अंतर है? तो सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? तो सही जवाब हो जाएगा कि 3 श्रुतियों का अंतर है। सा और रे में कितनी श्रुति? तो 3 श्रुति का अंतर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो ग्रामों की संख्या तो प्रारंभ में 3 ही थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ठीक है, ग्राम कितने थे? ग्राम 3 थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं। कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है? मूर्छनाओं जैसे कि जानते हैं, प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है, 3 ग्राम है, तो कुल मूर्छना कितने हो गए हमारे? 21। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 21। कुल मूर्छनाएं कितनी होती है? 21 होती है। अब आइए कुल विकृत स्वर की बात करें कि विकृत स्वर कितने होते हैं। तो पहले सबसे पहली बात है कि कुल स्वर कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, इसमें 7 आप लोग जानते हैं कि शुद्ध होते हैं, और जो बच गए वो हमारे विकृत होते हैं। तो इसका सही जवाब कुल विकृत स्वर 5 हो गए। ठीक है, कुल विकृत स्वर जो है आपके 5 हो गए। कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। देखिए ये आपका सा और प जो है, ये आपके अचल स्वर होते हैं। ठीक है, ये केवल अपने ही रूप में रहते हैं और ये चलते नहीं है। ये सा और प जो है अचल स्वर हैं। तो इसमें आपका कौन कौन सा विकृत होता है? एक आपका रे होता है, जो कि और रे है आपका, उसके बाद फिर ग है, फिर उसके बाद फिर म है, उसके बाद फिर ध है और नी है। तो देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5। दोस्तों इसमें रे भी है, एक कोमल होता है, एक शुद्ध होता है। ग भी एक कोमल एक शुद्ध होता है। एक म होता है जो कोमल नहीं होता है। म जो होता है वो आपका तीव्र होता है और दूसरा शुद्ध होता है। ठीक है, और ध जो है एक कोमल एक शुद्ध, नी भी एक कोमल एक शुद्ध। तो इस प्रकार से 5 स्वर हैं। कितने? रे ग म ध नी। ठीक है, तो ये 5 जो आपका हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। सभी शुद्ध स्वरों द्वारा निर्मित राग, तो ये आपका बिलावल, इसमें 7 स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसकी जाति जो होती है संपूर्ण संपूर्ण होती है, क्योंकि आरोह और अवरोह से हम लोग जाति निर्धारण करते हैं। तो आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर लगता है, और इसका गायन समय भी जो है बिलावल का, वो आपको प्रातःकाल ही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जो है आप देखते चलिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा उम्मीद है। अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग यमन का वादी संवादी स्वर। देखिए यमन राग का वादी और संवादी, तो संवादी स्वर की बात करें तो नी है, और वादी स्वर की हम अगर बात करें तो गांधार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वादी स्वर गांधार हो जाता है और संवादी स्वर यहाँ पे नी हो जाता है। और राग यमन की जो जाति है, इसकी भी जाति आपको संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है, और इसका जो गायन समय होता है वो रात्रि का प्रथम पहर। कौन सा? फर्स्ट पहर। ठीक है, रात्रि का प्रथम पहर गायन समय माना जाता है। किसका? राग यमन का। तो इतने सारे चीज जो है हम बता दिए, अगर नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है कि गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? तो पर्याय क्या है? पर्याय इसका गत दे रहा है। ठीक है, इसका क्या पर्याय दे रहा है? गत दे रहा है। चलिए अब अगले अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या रहने वाला है? इसका सही जवाब क्या होने वाला है? प्रश्न प्रश्न जो है हमारा, वो है आपका 27 नंबर की, पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होने वाला है वो आपके होने वाला है पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से। ठीक है, बांसुरी से इनका संबंध होने वाला है पन्नालाल घोष का। तो पन्नालाल घोष जो है, इनको क्या बोला जाता है? इनका जो जन्म हुआ था बांग्लादेश के आपके बारासात में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है, वो बारासात में हुआ था इनका जन्म।
पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात कर ले तो शिव कुमार शर्मा जो है आपके संतूर बजाते थे, और यह जो है संतूर जो है आपके कश्मीरी वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, और संतूर एक जो है ये वही चीज़ है। और शिव कुमार संतूर के महारथी होने के साथ-साथ गायक भी थे, ठीक है? वो गाते भी थे और संतूर बजाने के माहिर थे। अगला प्रश्न है कि किस ताल में सम पर खाली होती है? सम यानी कि बोलने का मतलब पहली मात्रा पे खाली, ठीक है? पहली मात्रा पे खाली ये आपका होता है रूपक ताल में। किसमें होता है? रूपक ताल में जो होता है वो आपकी सम पे खाली होती है। रूपक ताल में मात्राएँ कितनी होती है? तो मात्राएँ आपकी 7 होती है, ठीक है? रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। इसमें जो होता है कि पहले भाग में 3 तथा दूसरे व तीसरे भाग में 2-2 मात्राएँ होती है, ठीक है? इसमें होता है 3, 2, 2 यानी इस प्रकार से पहले भाग में 3 मात्रा, दूसरे भाग में 2 और 2। 3, 2, 5, 2, 7 यानी 7 मात्रा की ये ताल होती है। अगला प्रश्न है कि परन किस वाद्य से संबंधित है? तो परन जो है आपका प से परन और प से पखावज। परन जो है वो आपके पखावज से संबंधित है, ठीक है? परन किससे संबंधित है? पखावज जो है वो परन जो है वो पखावज वाद्य से संबंधित है। और पागलदास का नाम इसमें जोड़ा जाता है कि पागलदास क्या बजाते थे? तो आपके पखावज बजाते थे। अगर पागलदास से और प्रश्न बने तो वहाँ पूछा जाता है कि उनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम उनका है रामशंकर दास, ठीक है? तो ये सब जो है बिल्कुल कहीं से भी आप भूल भी रहे होंगे, अगर निकल भी गया होगा माइंड से तो फिर आपको यहाँ पे हम घसीट के ला देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आपके लिए समय निकालना पड़ता है, तो थोड़ा-सा जो है आपको मोटिवेशन के लिए मेरा आपको ये काम तो कर देना ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था? देखिए, कंठे महाराज के शिष्य की बात हो रही है कि उनके शिष्य का क्या नाम था? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठे महाराज के शिष्य का नाम था, क्या था? किशन महाराज। क्या नाम था? किशन महाराज उनका नाम था। ठीक है? किशन महाराज जो थे वो क्या प्रसिद्ध तबला वादक थे। किशन महाराज तबला वादक थे और आपके तबला बजाने में महारथी हासिल किए हुए थे। अगला है कि नाना साहेब पानसे किस वाद्य से संबंधित थे? तो पानसे मृदंगम बजाते थे। नाना साहब पानसे जो क्या थे? वो आपके मृदंगम बजाते थे, ठीक है? नाना साहेब पानसे के एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? बलवंत राय, ठीक है? बलवंत राय उनके पुत्र थे। यानी नाना साहेब पुत्र का क्या नाम था? तो आपके बलवंत राय। अगला प्रश्न देखिए पागलदास से आ गया है। पागलदास क्या बजाते थे? तो पागलदास जो है आपके क्या बजाते थे? पखावज बजाते थे, जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया। और पागलदास का जो मूल नाम था वो क्या था? रामशंकर दास। चलिए अगला प्रश्न है कि वाद्य में तरब लगाने को क्या कहते हैं? यानी कि वाद्यों में तरब हम क्यों लगाते हैं? तो तरब इसलिए लगाते हैं कि स्वर की आस बढ़े, ठीक है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? स्वर की आस बढ़ाना। वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य है कि स्वर की आस को बढ़ाना। तो चलिए यहाँ तक हो गया। 34 नंबर का प्रश्न हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। चक्रधार तिहाई के समान मात्राओं में कितने बोल होते हैं? तो देखिए तिहाई तो 3, चक्रधार तिहाई, तिहाई तो 3, ठीक है? याद रखना है मात्राओं के। देखिए भारतीय संगीत में तिहाई अक्सर एक टुकड़ा समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में 3 बोल होते हैं। तो ये क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धाती नाड़ा किस वाद्य के बोल है? तो धाती नाड़ा जो है वो आपके नक्कारा के बोल है, ठीक है? नक्कारा के बोल हैं। नक्कारा जो है अगर अकबर के बारे में पूछा जाए कि अकबर क्या बजाते थे, तो अकबर जो है वो आपके यही नक्कारा ही बजाते थे। इसके बोल हैं धाती नाड़ा। अकबर बजाते थे क्या? अकबर का संबंध नक्कारा से है, ठीक है? याद रखना है, ठीक है? नक्कारा एक ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है? नक्कारा कैसा है? ताल वाद्य यंत्र है। इस लोक का उपयोग इसमें अनेक लोक नृत्यों में किया जाता है। इसका उपयोग जो है आपका मसलन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इसका प्रयोग जो है नटवरी नृत्य में किया जाता है। तो नक्कारा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपके उत्तर प्रदेश के नटवरी नृत्य में जो है आपके कहाँ किसका प्रयोग? तो आपके नक्कारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? बीजी जोग क्या बजाते थे? तो बीजी जोग जो वो आपके थे वो आपके वायलिन बजाते थे, ठीक है? बीजी जोग क्या बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। यानी कि बीजी कहने का मतलब है उनका पूरा नाम विष्णु गोविंद जोग, ठीक है? वायलिन बजाते थे और 20वीं सदी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा के वायलिन के सबसे बड़े सुप्रसिद्ध थे, ठीक है? अगला प्रश्न है कि सुर सिंगार संसद जो है आपके कहाँ स्थित है?
तो आपका मुंबई में स्थित है। सुरसिंगार संसद मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो स्थापित की बात किया जा रहा है तो ग्वालियर से उनका संबंध था, और स्थापित कहाँ है? ग्वालियर में ही स्थापित है राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, उसकी स्थापना दोस्तों 2008 ईस्वी में की गई थी। किसकी? जो अभी मैंने ऊपर बताया, राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय जो है था आपका स्थापना किया गया था 2008 ईस्वी में ग्वालियर में। ये प्रश्न है 40 नंबर का कि संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो संगीत में भैया किनका समावेश माना जाता है? वो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो उसका सही जवाब हो जाएगा गायन, वादन और नृत्य, यानी कि कहने का मतलब गीत, वाद्य और नृत्य। सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी राग के आरोह में 5, देखिए गौर कीजिएगा, आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 किया जाता है, आरोह में 5 और अवरोह में 7, तो क्या बन जाता है? ये इसकी जाति बन जाती है कौन सी? तो 5 में औडव बनता है और 7 में संपूर्ण, तो इसकी जाति क्या हो जाएगी आपकी? औडव संपूर्ण। तो औडव संपूर्ण हमारे किसमें है? औडव, यहाँ पे संपूर्ण औडव है, यहाँ पे है आपका औडव संपूर्ण, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? औडव संपूर्ण। चलिए अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, 42 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल बिंदास आप लोग याद कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, स्टेट कोई खास नहीं होगा आपके लिए। बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, लेवल के प्रश्न आएंगे, जो कि आप लोग यहाँ से आप जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर का ये सब जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखिए, स्टेट में जो है आपके 100 नंबर के जो है म्यूजिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बिल्कुल ही यहाँ से 70 नंबर जो है यही सब सेट आपको कंप्लीट करा कर दे देगा। 70 नंबर आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीपीएससी के, तो बीपीएससी में 80 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको दोस्तों आपको 45 से 50, यानी 45 से 50 प्रश्न जो है बीपीएससी के लिए आपको यही सब सेट प्रैक्टिस जितना करवा रहे हैं इतना आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल कहीं से घबराइए नहीं, बिल्कुल आपको 50 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं स्टेट के लिए। तो क्यों आप समय गंवा रहे हैं? बिल्कुल आप रिवीजन जो है कर रहे हैं, जैसे करते रहिए, और भी वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। आपको बीच-बीच में हम थ्योरी भी लाकर दे ही देते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट और बीपीएससी आपका यूँ ही क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग स्टेट में बैठेंगे और टीआरई 4 में आप ही लोग बैठेंगे। तो आप ही लोग को दोनों तरफ से अगर हम चलेंगे तो क्या होगा कि हर तरह से दोनों की तैयारी अभी से ही होती चलेगी। चलिए ये प्रश्न अभी क्या है, प्रश्न हम लोग देखने वाले 42 नंबर का कि ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि भैया किस क्रिया से होती है? तो ध्वनि जब तक हम किसी चीज को कंपन नहीं करेंगे या आंदोलित नहीं करेंगे तब तक हमारी ध्वनि जो है उत्पन्न नहीं होगी। तो ध्वनि जो उत्पन्न करने के लिए कंपन या आंदोलन का होना जरूरी है। ठीक है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल मैंने बताया आपको कि ख्याल जो है आपके फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है। तो नाद की विशेषता तो हम लोग जानते हैं कि नाद की 3 विशेषताएं होती है। ठीक है, नाद की कितनी विशेषताएं होती है? तो नाद की 3 विशेषताएं होती है। देखिए इसमें पता नहीं किस तरह से 5 दे रखा है, लेकिन बस कोई बात नहीं, आपको नाद की 3 विशेषताएं होती है, जो आपकी वो जो आप पढ़े हैं, जो आपको बताया गया है, बस वही होता है, बाकी आप टेंशन नहीं लीजिए। तारता, तीव्रता और जाति अथवा गुण, नाद की 3 विशेषताएं। अगला प्रश्न है कि संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध भैया आपके आहत नाद से है, क्योंकि अनाहत नाद तो बिल्कुल वो कर्कश ध्वनि होता है, तो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। नाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, तो यह जो है क्लियर होना चाहिए। आहत नाद का प्रयोग ही हम लोग संगीत में करते हैं और संगीत में समावेश इसी का है। अगला प्रश्न है कि कोमल रे ग ध तथा तीव्र म, यानी कि रे ग म ध, यानी कि ये आपका तीव्र होगा, ये आपका कोमल होगा। तो ये किस में लगता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका ये जो आप देख रहे हैं ये आपके किस में लगेंगे? कोमल रे ग म ध, ये आपके तोड़ी में लगेंगे। रे ग और म तीव्र और ध ये आपके किस में लगेंगे? तो तोड़ी में लगेंगे। ठीक है, ये तोड़ी जो है आपका ये क्या होता है? आश्रय राग है, क्योंकि ये आपने थाट से जो है जन्य राग है और ये उत्तरांगवादी राग होता है।
सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस में होता है? ऊपर भी ये प्रश्न था, कोई बात नहीं। सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग जो है आपके बिलावल थाट में होता है। सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस में होता है? बिलावल थाट में होता है। और बिलावल जो है उसकी जाति क्या हो बताए? संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सितार के पहले तार को किससे मिलाया जाता है? तो मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है जी सितार के पहले तार को। तो इसको क्या बोलते हैं? बाज का तार भी कहा जाता है ना पहले तार को। तो बाज के तार भी इसको कह सकते हैं ना? कह सकते हैं कि नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए। कह सकते हैं ना बाज की तार? बाज की तार इसी को कहा जाता है ना। तो चलिए इस ये जो है आपका सितार, वो आपको एक चीज़ और रिवीजन करवाऊँ कि ये ईरानी जो आपके थे तंबूरा, ईरानी तंबूरा और बीना, उसी का मिश्रण बनाकर आपको ये सितार बनाया गया। और इसके आविष्कारक जो है आपके कौन है? अमीर खुसरो साहब। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, तो क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औडव जाति का राग कौन है? औडव जाति का राग कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि औडव जाति का राग कौन सा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका व्याख्या कि औडव जाति का राग कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राग देशकर के ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से ही राग विभास बन जाता है। तो यानी कि इसको जो कोमल करेंगे तो राग विभास बन जाएगा, यानी कि ये हमारा औडव जाति का जो हो जाएगा राग विभास हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है आपको देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा राग विभास। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 50 नंबर जो प्रश्न हमारा है वो क्या कह रहा है कि राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन सा है? तो भूपाली का वर्जित स्वर बताना है कि भूपाली का वर्जित स्वर कौन सा है। तो राग भूपाली में म और नी जो दोस्तों वो एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि मनी इसको नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए? मनी। इसको राग भूपाली को मनी नहीं चाहिए, मनी ये एक्सेप्ट नहीं करता है और ये बिल्कुल जो है यहाँ पे वर्जित स्वर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो मध्यम ग्राम की मूर्छना आपको देखें तो यहाँ पे आपको हरिणासवा जो है आपको मध्यम ग्राम की मूर्छना दिख रही है। आपकी उत्तर मंदा ये जो है षडज ग्राम की है, रजनी भी षडज ग्राम की है। और ये आपको बताना है कि उत्तरायती किसकी है, उत्तरायता किसका है। लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हरिणासवा। और आप मुझे कमेंट कीजिए कि ये किस ग्राम की मूर्छना है। ठीक है, चलिए कौन सा वाद्य जो है त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ जो वाद्य हमारा वो आपके सितार है। आपसे पूछा जाएगा कि सितार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीना और ईरानी तंबूरा का जो है मिश्रण है सितार। तो बीना में भी कौन बीना? तो त्रितंत्री बीना। ठीक है, याद रखना है। बीना में भी कौन बीना? तो त्रितंत्री बीना से ही आपका ये संबंध ये सितार का जो है वो बना है, और ईरानी तंबूरा के मिश्रण से। ठीक है, वीणा कहने से नहीं केवल होगा, तो वीणा में भी याद रखना है त्रितंत्री वीणा। तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तो तानसेन के गुरु का नाम, सॉरी माफ कीजिएगा, कालिदास, स्वामी हरिदास ना जी, हरिदास यहाँ है, स्वामी हरिदास। ठीक है, तानसेन के गुरु का नाम कौन था? तो स्वामी हरिदास था। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा होता हुआ क्या, स्वामी लगा हुआ था और ध्यान मेरा यहीं पे चला गया पहले, क्योंकि यहाँ पे ये देखते नहीं है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। कोई बात नहीं, जो आपका सही आंसर है वो आपका स्वामी हरिदास जी है। ठीक है, स्वामी हरिदास जी है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है? ठीक है, तो वो आपके देखिए यहाँ पे आपका भैरव है, बिहाग है, देश है, काफी है। दोस्तों यहाँ पे जो है अब कुछ सटीक क्लियर नहीं हो पाया कि किस राग में होता है, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राग खमाज, खमाज में जो है आपके दोनों नी का प्रयोग होता है। एक आपका कोमल नी और एक आपका शुद्ध शुद्ध नी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का प्रयोग होता है। कोमल नी और शुद्ध नी किसमें? खमाज में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। खैर इसका ये क्या मतलब है निस्वरों का प्रयोग? यहाँ पे तो बिहाग दे रहा है, किस तरह से दे रहा है ये अब ये तो समझ से परे है। खैर आप लोग देखिए इसको कि क्या कह रहा है। राग बिहाग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है, यहाँ पे दे रहा है। और यह अत्यंत ही प्रचलित और मधुर राग है। इसमें पम गम यह स्वर समुदाय का राग वाचक है। राग बिहाग जो है, राग का थाट कल्याण है। कल्याण थाट से तो है, राग बिहाग जो है वो किससे है? कल्याण थाट से तो है ही। चलिए खमाज में दोनों नी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित थे? तो ओमकार नाथ ठाकुर का जो घराना थे वो कौन सा था? ग्वालियर घराने के थे,
ओमकारनाथ ठाकुर का चर्चा हम ऊपर में कर दिया। इनके गुरु जो थे वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे और इनके जो बड़ौदा ग्राम के रियासत में जो था उनका जहाज ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अलंघन एवं अनाभ्यास किसके प्रकार होते हैं? दोस्तों ये जो है आपको अलंघन यानी कि बिना लांघे हुए, यानी कि धीरे धीरे, यानी कि सबको लेकर चलना। तो जब सबको लेकर चलेंगे तो क्या होगा? बहुत देर लगेगा। तो बहुत देर लगेगा तो क्या होगा? इसको अलंघन और अलंघन और अभ्यास। ये देखिए, अभ्यास भी करते हुए चलना है, सबको लेकर चलना है, अलंघन बिना लांघे हुए। तो जब हम अभ्यास करते चलेंगे तो समय लगेगा, तो उसको बहुत बहुत ज्यादा लगेगा, तो बहुत वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत वो। ठीक है, 56 से अब बढ़ते हैं आगे, 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 हमारा प्रश्न क्या कहने वाला है ये देख लेते हैं। तो वो आपका हो गया था बहुत वो। अगले प्रश्न है क्या कि ठुमरी में कौन सा रस प्रधान होता है? तो ठुमरी भैया आपकी श्रृंगार रस प्रधान होती है। कौन सा? ठुमरी जो है श्रृंगार रस प्रधान होती है। ठुमरी को अर्थशास्त्री वर्ग में रखा गया है। कहाँ रखा गया है ठुमरी को? अर्थशास्त्री वर्ग में रखा गया है। और ठुमरी के लिए कुछ हल्के फुल्के व चंचल प्रकृति के राग ही माने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित करवाया जाता है? तो वृंदावन में स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे, स्वामी हरिदास के नाम से वृंदावन में जो है संगीत समारोह का आयोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिवल्लभ संगीत समारोह। तो हरिवल्लभ भैया आपके कहाँ होता है? जालंधर में होता है। कहाँ? हरि हरिवल्लभ जालंधर में होता है और ये जो है आपके पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अडाना किस रागांग का राग है? यानी कि राग अडाना। अडाना जो है आपका, अडाना वो किस ये यानी कि पूछा जा रहा है किस रागांग का राग है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अडाना। अडाना जो है आपका कान्हड़ा, इसका सही जवाब हो जाएगा कान्हड़ा रागांग का राग है। कौन? अडाना। अडाना रागांग का राग कान्हड़ा राग है। राग दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा बनाया गया है और यह जो है राग शांत और गंभीर वातावरण को पैदा करता है। कौन किसके बारे में बताया जा रहा है? दरबारी कान्हड़ा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये था 60 नंबर का प्रश्न। हमारा समय भी कितना, लगभग 32 मिनट हो चुका है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हम आपको देंगे वो आपका 61 नंबर से होगा कि ये अगले सेट में आपको दे देंगे और यहाँ तक है आपका क्लियर हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा बड़ी जो आप लोग स्थिर से आप लोग जितना देखिए कम ही देखिए, लेकिन बिल्कुल कंठस्थ से देखिए और पूर्ण देखिए। तो आशा करते हैं यह सेशन आपको कैसा लगा होगा, ये उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। और आप तैयारी जो है बिल्कुल हर जगह से पढ़ते रहिए, ये तो मैं बार बार कहता हूँ और बार बार कहूँगा भी, क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट जो है बहुत मायने रखता है। और कमेंट कीजिए फटाफट कि सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर 61 नंबर प्रश्न के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले सेशन में। तो जब के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।